दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस स्टोरी में हम जानेंगे बुरी नियत वाला दोस्त। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी। दोस्तों, सुबह के लगभग 9 बजे थाना गोरेगांव पश्चिम में ड्यूटी पर तैनात पुलिस उप निरीक्षक कादवाने को सूचना मिली कि गोरेगांव के प्रेमनगर के विश्वकर्मा रोड की अंकुर बिल्डिंग के पास हाइपर सिटी मॉल के पीछे से बहने वाले नाले में एक लाश पड़ी है। मामला हत्या का लगता है। यह सूचना उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से मिली थी। उन्होंने तुरंत यह जानकारी थाने में उपस्थित पुलिस निरीक्षक भाई महाडेश्वर को दी। भाई महाडेश्वर सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने देखा प्लास्टिक की एक बड़ी सी थैली में लाश भरी थी, जिसका मुंह मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था। पुलिस ने थैली को नाले से बाहर निकालकर खुलवाया। लाश निकालकर उसका निरीक्षण शुरू हुआ। मृतक की उम्र 35 से 40 साल के बीच थी। उसकी हत्या जिस बेरहमी से की गई थी, इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्यारे को मृतक से गहरी नफरत थी। उसके गले, पेट, सीने और सिर पर काफी बड़े-बड़े घाव थे। लाश मोटी सी चादर में लपेटकर थैली में भरी गई थी। पूरी चादर खून से भीगी हुई थी। पुलिस निरीक्षक भाई महाडेश्वर घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर रहे थे कि सूचना पाकर थाना गोरेगांव के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण जाधव भी आ पहुंचे। वह भी शव का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण के बाद शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस उपायुक्त महेश पाटिल और सहायक पुलिस आयुक्त उत्तम खैर भोरे भी आ पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने भी शव और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी शव एवं घटनास्थल का निरीक्षण करके चले गए। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण जाधव ने घटनास्थल की औपचारिकताएं पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए बोरीवली के भगवती अस्पताल भिजवा दिया। न तो लाश की शिनाख्त हुई थी, न घटनास्थल से ऐसी कोई चीज मिली थी जिससे मामले की जांच में उन्हें मदद मिलती। उन्होंने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी पुलिस निरीक्षक भाई महाडेश्वर को सौंप दी। पुलिस निरीक्षक भाई महाडेश्वर ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक टीम बनाई, जिसमें सहायक पुलिस निरीक्षक प्रकाश जाधव, पुलिस उप निरीक्षक संजय निवालकर, सिपाही प्रमोद तावड़े, मंगेश घोमने, शिवराज सावंत, किरण लंगड़े और रामचंद्र सारंग को शामिल किया। पुलिस टीम यह पता लगाने में जुट गई कि मृतक कौन था, क्योंकि जब तक शिनाख्त नहीं हो जाती, जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। पहले तो इस टीम ने मृतक का हुलिया बताकर शहर के सभी पुलिस थानों से यह जानने की कोशिश की इस तरह के आदमी की कहीं गुमशुदगी तो नहीं दर्ज है। जब इस पुलिस टीम को शहर के किसी थाने में कोई गुमशुदगी न दर्ज होने की सूचना मिली तो पुलिस निरीक्षक भाई महाडेश्वर ने मुंबई से निकलने वाले सभी दैनिक समाचार पत्रों में शव की तस्वीरें छपवाकर शिनाख्त की अपील की, मगर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। जब पुलिस टीम को कोई रास्ता नहीं सूझा तो टीम में शामिल पुलिस उप निरीक्षक संजय निवालकर ने मृतक की फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजकर यह जानने की कोशिश की कि उसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं दर्ज है। आखिर सप्ताह भर बाद फिंगरप्रिंट ब्यूरो से मृतक के बारे में जो जानकारी मिली वह चौंकाने वाली थी। फिंगरप्रिंट ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार मृतक का नाम मोहम्मद अब्दुल हसन बाबू चौधरी उर्फ बाबू लाइटवाला था। वह मालाड पूर्व के मातंगगढ़ की स्लम बस्ती की पिपली पाड़ा पानी की टंकी के पास रहता था। वह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 2002 में उसे थाना मालाड कुराद विलेज पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इस मामले में उसे सन 2003 में 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसने यह सजा पूरी नहीं की। 2005 में वह पैरोल पर बाहर आया तो वापस जेल नहीं गया।
मृतक की शिनाख्त हो गई तो पुलिस निरीक्षक भाई महाडेश्वर उसके बारे में पता लगाने लगे। वह फिंगरप्रिंट ब्यूरो द्वारा मिले पते पर पहुंचे तो वहां उसकी पूर्व पत्नी रेहाना चौधरी मिली। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका और बाबू लाइटवाले का वैवाहिक संबंध 2001 में उसी दिन खत्म हो गया था, जिस दिन वह दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसके जेल जाने के बाद उसने अजीत पटेल से विवाह करके अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी। उसके बाद बाबू लाइटवाला का उससे कोई संबंध नहीं रह गया था। रेहाना चौधरी की इस बात से पुलिस टीम को आशा की एक किरण दिखाई दी। आगे की जांच के लिए पुलिस ने रेहाना चौधरी से वह मोबाइल नंबर ले लिया जिससे बाबू लाइटवाला ने फोन करके 1000 रुपए मंगाए थे। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर चेक की तो उसमें एक नंबर ऐसा था जिस पर उस नंबर से सबसे ज्यादा बात हुई थी। पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया तो वह बंद था। तब पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर नीलेश का था, लेकिन उसकी आईडी में जो पता लिखा था उस पर वह नहीं मिला। तब पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें भी एक नंबर ऐसा मिला जिस पर उसने सबसे अधिक बात की थी। पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया तो वह चल रहा था। बातचीत में पता चला कि वह नंबर नीलेश की प्रेमिका का था। पुलिस नीलेश के बारे में पता करने उसकी प्रेमिका के पास पहुंची तो पूछताछ में उसने बताया कि कुछ दिनों पहले नीलेश ने उसे फोन करके बताया था कि उस पर लाइटवाला की हत्या का आरोप है, इसलिए इन दिनों वह उससे मिलने नहीं आ सकता। उसने यह भी कहा था कि वह उसे भूल जाए और किसी दूसरे से शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ले। प्रेमी की इस बात से वह काफी परेशान थी। इस बात से साफ हो गया था कि बाबू लाइटवाला की हत्या नीलेश ने की थी। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने की फिराक में लग गई थी। प्रेमिका से पुलिस को नीलेश का पता मिल ही गया था। पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो संयोग से वह घर पर ही मिल गया, लेकिन बड़ी आसानी से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल पुलिस टीम उसे पहचानती तो थी नहीं, इसलिए उसके घर पहुंचकर जब पुलिस वालों ने उसी से नीलेश के बारे में पूछा तो उसने पुलिस से कह दिया कि वह शूटिंग पर गया है, शाम को मिलेगा। पुलिस टीम वापस चली गई तो वह फरार हो गया। बाद में जब पुलिस टीम को इस बात की जानकारी हुई तो वह हाथ मल कर रह गई, लेकिन पुलिस टीम निराश नहीं हुई। वह नीलेश की तलाश में तेजी से लग गई। आखिर अपने मुखबिरों की मदद से पुलिस ने नीलेश को ढूंढ निकाला। 10 अक्टूबर 2013 को पुलिस टीम को सूचना मिली कि नीलेश अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गोरेगांव राम मंदिर रोड पर स्थित MMRD में आने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो मोहम्मद अब्दुल हसन चौधरी उर्फ बाबू लाइटवाला की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। तमिलनाडु का रहने वाला 30 वर्षीय नीलेश गोडसे लगभग 10 साल पहले मुंबई आया तो गोरेगांव पूर्व चरण देव पाड़ा आदर्श नगर आरे कॉलोनी में रह रहे अपने 2 भाइयों संतोष गोडसे, शंकर गोडसे और भाभी सविता के साथ रहने लगा। नीलेश सुंदर, स्वस्थ और महत्वाकांक्षी युवक था। गांव से 10वीं पास करके कामधाम की तलाश में वह मुंबई में रहने वाले अपने भाइयों और भाभी के पास आया था। यहाँ वह फिल्मों में डुप्लीकेट का काम करने लगा। मोहम्मद अब्दुल हसन चौधरी उर्फ बाबू लाइटवाला पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वापस नहीं गया तो अपने रहने और छिपने के लिए स्थायी ठिकाना ढूंढने लगा, क्योंकि पुलिस से बचने के लिए उसे इधर उधर भागना पड़ रहा था। इस बीच वह अपने खर्च के लिए फिल्मों के सेटों पर जाकर छोटा मोटा लाइट का काम कर लेता था। उसी दौरान किसी फिल्म की शूटिंग के सेट पर बाबू लाइटवाला की मुलाकात नीलेश से हुई तो दोनों में जल्दी ही गहरी दोस्ती हो गई।
दोस्ती होने के बाद बाबू लाइटवाला ने अपनी परेशानी नीलेश को बताई तो आंख बंद करके वह उसकी मदद को तैयार हो गया। उसने अपने पड़ोस में ही बाबू लाइटवाला को एक कमरा किराए पर दिला दिया। यही नहीं, उसने कामधाम के लिए बाबू लाइटवाला को 80,000 रुपए उधार भी दिए। इन पैसों से बाबू लाइटवाला अवैध झोपड़े बनाकर बेचने लगा। जैसा कि कहा जाता है, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, मौका मिलने पर वह डंसने से नहीं चूकता। कुछ ऐसा ही हाल बाबू लाइटवाला का भी था। उसकी नजर नीलेश की खूबसूरत भाभी पर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया। उसे जब भी मौका मिलता नीलेश की भाभी सविता से गंदे गंदे मजाक करने लगता। कुछ दिनों तक सविता ने बाबू लाइटवाला की इस हंसी मजाक पर ध्यान नहीं दिया। इससे उसका साहस बढ़ता गया और वह शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा। सविता को जब बाबू लाइटवाला के बुरे इरादे का एहसास हुआ तो उसने यह बात अपने पति संतोष तथा देवरों नीलेश और शंकर को बताई। बाबू लाइटवाला की गंदी नीयत का पता जब तीनों भाइयों को चला तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने उसे सबक सिखाने का क्रूर फैसला ले लिया और इसमें नीलेश गोडसे ने अपने एक दोस्त सतीश यादव को भी शामिल कर लिया। अपने उसी फैसले के अनुसार 9 अक्टूबर 2013 की शाम को बाबू लाइटवाला जब अपने कमरे पर आया तो नीलेश ने पार्टी के बहाने उसे अपने घर बुला लिया। उस बस्ती में नीलेश के 3 कमरे थे, जिनमें से एक में नीलेश अकेला ही रहता था। नीलेश गोडसे ने पहले बाबू लाइटवाला को जमकर शराब पिलाई। जब वह नशे में धुत हो गया तो तीनों भाइयों ने सतीश यादव की मदद से उसे मौत के घाट उतार दिया। बाबू लाइटवाला की हत्या करते समय सतीश यादव जख्मी भी हो गया। बाबू लाइटवाला की हत्या करने के बाद उन्होंने लाश को मोटी चादर में लपेटी और एक बड़ी सी प्लास्टिक की थैली में भरकर उसका मुंह मजबूत रस्सी से बांध दिया। लाश ठिकाने लगाने के लिए वे रात होने का इंतजार करने लगे। रात गहरी होने पर वे लाश को ले जाकर आभू कॉलोनी के घने जंगलों में फेंक देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए नीलेश तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि अगर लाश आभू कॉलोनी के घने जंगलों में फेंकी गई तो बरामद होने पर पुलिस और बस्ती वालों को उसी पर शक होगा। क्योंकि बाबू लाइटवाला और नीलेश की दोस्ती के बारे में वहां सभी को पता था, इसलिए वह लाश को ऐसी जगह फेंकना चाहता था जहां उसे कोई न पहचान सके। रात होने पर नीलेश अपने एक दोस्त की एसेंट कार यह कहकर मांग लाया कि उसकी मां को दिल का दौरा पड़ा है, जिसे उसे अस्पताल ले जाना है। उसी कार की डिग्गी में बाबू लाइटवाला की लाश रखकर चारों ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। घूमते फिरते वे गोरेगांव पश्चिम हाइपर सिटी मॉल के पीछे पहुंचे तो उन्हें नाला दिखाई दिया। सुनसान जगह देखकर उन्होंने लाश को उसी नाले में फेंक दी और चलते बने। बाबू लाइटवाला हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त नीलेश पुलिस टीम के हाथ लग गया था, लेकिन अभी 3 लोगों को गिरफ्तार करना था। पुलिस टीम उनकी तलाश में लग गई। पुलिस को सभी के मोबाइल नंबर मिल ही गए थे। उन्हीं से पुलिस उन लोगों की लोकेशन पता करने लगी। संतोष और शंकर के मोबाइल फोन की लोकेशन उनके घर की ही मिल रही थी। पुलिस टीम उनके घर पहुंची तो घर के बाहर ताला लगा था। यह देखकर पुलिस पशोपेश में पड़ गई, क्योंकि मोबाइल फोन की लोकेशन के अनुसार उन्हें घर पर ही होना चाहिए था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो वे भी कुछ नहीं बता सके। अंत में मोहल्ले वालों की उपस्थिति में घर का ताला तोड़ा गया तो दोनों भाई घर के अंदर ही छिपे मिल गए। अब पुलिस को सतीश यादव को गिरफ्तार करना था। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन निकलवाई गई तो वह मुंबई के जे अस्पताल की मिली। पुलिस को इस बात पर हैरानी हुई, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि जब वे लोग बाबू लाइटवाला की चापड़ से हत्या कर रहे थे तो सतीश को चोट लग गई थी। सतीश वहां भर्ती होकर उसी का इलाज करा रहा था।
अस्पताल पहुंचकर भी सतीश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफी परेशान होना पड़ा था, क्योंकि वहां वह नाम बदलकर वहां भर्ती था। इस वजह से पुलिस को अस्पताल का एक एक बेड चेक करना पड़ा था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मोहम्मद अब्दुल हसन बाबू चौधरी उर्फ बाबू लाइटवाला की हत्या करने वाले चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस ने महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक किसी भी अभियुक्त की जमानत नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की अन्य स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।